ओके सो यस्टरडे हमने बात की बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की. सो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या थी हमारे पास? व्हाट वाज इट? इट इज like this. Let me write it down. Just a minute, wait. Yeah, so this is the binomial approximation. Basically means if x is very much less than 1, then 1 plus x raised to power n, it can be written as 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube and so on. But this x is very much less than 1. In that situation, these higher order terms can be neglected. This can also be neglected. इसकी हमने yesterday बात करी थी. So that means this is nearly equal to written as 1 plus nx. So today I will talk about application of this binomial approximation in physics, right? So today's topic is application of binomial approximation in physics. So physics में हमें सबसे ज़्यादा फैसिनेट जो लॉ करता है बिगिनिंग में, दैट इज न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच फैसिनेट अस. ठीक है. सो इफ आई कंसिडर अर्थ, सो अर्थ इज लाइक दिस. ये हमारे पास क्या है? ये अर्थ है. ठीक है. और अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल g. आई थिंक इट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? हाउ मच इज इट? कैन यू टेल मी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? लेट मी share with you certain values. Taking certain examples, that the values of acceleration due to gravity. So ये बोल सकते हैं मीन वैल्यू कितनी होती है? मीन वैल्यू होती है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, इसकी जो हाइट होती है दैट इज रफली, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है? Height of Mount Everest is what? Yeah, 8,848 मीटर. सो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और अगर मैं 400 किलोमीटर पे देखूं, 400 किलोमीटर पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 8.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ये वो वैल्यूज हैं जो हमने एस्टिमेट की हुई हैं। और जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा था, एज वी गो अप, जैसे जैसे यहाँ से सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इफ कीप ऑन डिक्रीजिंग, दैट मीन्स व्हाट, कैसे मुझे पता चलेगा, मुझे अब इसके लिए अगर फॉर्मूला डेवलप करना हो तो मैं उसके लिए फॉर्मूला कैसे डेवलप करूंगा। अब थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं वेरी ब्यूटीफुली। सो हाइट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हमें चीज यहाँ पे समझनी है। बात समझ आ रही है, करना क्या है। ठीक है, सो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाएंगे एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डायग्राम। ये क्या है, अर्थ है, और मास ऑफ अर्थ को मैंने एमई बोल दिया। ठीक है, और ये क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ मास। तो पूरी अर्थ को कंसीडर करने की बजाय मैं क्या बोल रहा हूं, इसके मास, किसका ये एज्यूम कर रहा हूं कि पूरा के पूरा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। और सपोज करो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी फिर, व्हाट वाज इट्स रेडियस, इट्स रेडियस विल बी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अर्थ, सो लेट अस कॉल इट एज आर ई। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6000, मैं नंबर्स के साथ भी साथ में रिलेट कर रहा हूं, तो ये कितनी है, 6371 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ आती है, एवरेज रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से जब हम हाइट पे जाएंगे, सपोज आई गो टू दिस एट दिस पॉइंट, यहां पे जब मैं चला गया तो इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, आर ई पे कितनी थी, इस पॉइंट पे सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी। ठीक है, और यहां पे जो मेरे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी इस हाइट पे, उसको मैंने बोल दिया जी एच। क्लियर, समझ आ रही है बात। एच क्या बता रहा था कि उस हाइट पे, नोटेशन आपकी डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी। अब मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे चल रहा हूं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली। ठीक है, सो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, मान लो मेरे पास दो मास ऑब्जेक्ट्स थे, एक ये है ऑब्जेक्ट, दूसरा कहां है, यहां पे। इसका मास कितना है m1 और इसका मास कितना है m2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है r। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, मतलब मैं साथ में एक फ्लेवर दे रहा हूं न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है, इट इज किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पढ़ा हुआ है ना लोअर क्लासेस में। तो m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आर स्क्वायर के, और साथ में एक लग जाता है कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये फोर्स आ गई हमारे पास, समझ आ गई बात। ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब क्या हुआ इक्वेशन का, तो बोलते हैं अगर मासेस बढ़ते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। और दूसरी चीज थी, ये जो आर नीचे बैठा हुआ था, जो सेपरेशन है उनके बीच में, ये स्मॉल आर है, इट्स नॉट ए कैपिटल आर। सो ये जो डिस्टेंस थी, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। ठीक है, तो न्यूटन ने ये लॉ दिया था इन मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है पक्का। ठीक है, और जी क्या था, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। ठीक, एक न्यूटन का सेकंड लॉ भी था, न्यूटन सेकंड लॉ,
बोलते हैं जो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। और जब मैं अर्थ वाले सिस्टम की बात करूंगा तो वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कुछ वैल्यू होगी, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, एक से रिप्लेस हो जाएगा mg से। बात समझ आ रही है? तो इसको मैं अब इस कंटेक्स्ट में लेके चल रहा हूं। तो ये तो था मास ऑफ अर्थ, इसको मैंने बोल दिया me, जो मान लो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और ये था कोई और ऑब्जेक्ट जिसका मास था स्मॉल m। तो अब इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस, इन सेंटर ऑफ मासेस के बीच में ये डिस्टेंस थी, और ये कितनी हो गई, RE प्लस h। तो न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो क्या बोलता था कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, RE प्लस h होल स्क्वायर, और साथ में लग जाएगा कैपिटल G। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहीं पे चेंज नहीं करता पूरे यूनिवर्स में। स्मॉल g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चेंज करेगी, अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, और प्लैनेट्स पे अलग होगी, बट ये, ठीक है, समझ आ रही है बात। बट जो कैपिटल G था ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ऑफ नेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं करेगी, पूरे के पूरे यूनिवर्स में कैपिटल G चेंज नहीं करेगा, बट स्मॉल g विल चेंज। दोनों में फर्क है, पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, ओके। तो ये मेरे पास यहां पे इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट कितनी दूर हैं, अर्थ से कितना दूर है, h हाइट पे। इस कंटेक्स्ट में हुआ ना, तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, FH, ठीक है। इतना पॉइंट समझ आ रहा है। बट न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता था, FGH। मैंने क्या बोल दिया, इसको FGH बोल दिया। मान लो ग्रेविटी जो थी यहां पे G की बजाय क्या है, H हाइट पे GH है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो देखो ये फोर्स कहां से आई, ये आ रही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और ये कहां से आ रही थी, न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन के 3 लॉज आए थे और एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग से था। तो ये भी क्या बता रहा था, ये भी बता रहा था कि जब ऑब्जेक्ट h हाइट पे होगा तो अर्थ और उस मास ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स होगी, और ये क्या बता रहा था, जब वो h हाइट पे होगा तो उसमें कितनी एक्सेलेरेशन होगी, क्योंकि फोर्स का किसके ऊपर डिपेंड, एक्सेलेरेशन के प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है, और मास के। तो ये भी क्या बता रही थी, सेम फोर्स बता रही है, और ये भी क्या बता रही है, सेम फोर्स। दोनों क्या बता रही हैं, सेम फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दीज टू फोर्सेस आर सेम। मीन्स व्हाट डज इट मीन, G M over RE plus H raised to power 2 is equal to mgh। ये m इस m से कैंसिल हो गया। ये क्या, इसका मतलब ग्रेविटी एट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g क्या होता है, देखो g था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
सी लेवल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये किसके इक्वल आता है, ये आता है GME/RE²। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जब न्यूटन्स लॉ में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और GH क्या था, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, ठीक है, ये भी वही चीज है, थोड़ा सा फर्क क्या है, एट हाइट h above the surface of earth. Now this point is clear. Okay, now do one thing, इक्वेट कर देते हैं। अब यहां से मैं ग्रेविटी की वैल्यू h हाइट पे निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, GH इज इक्वल टू GME/RE प्लस h होल स्क्वायर, ठीक है। तो GH क्या आ गया, what GH is we are getting, it is GH is equal to GME/RE प्लस h होल स्क्वायर। यही आ रहा है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, लेट मी गो बैक, यही आ रहा है ना, ठीक है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ, GME, ये क्या हो जाएगा 1/RE प्लस h होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज GME/RE प्लस h रेज टू पर कितना हो गया, -2, बिकॉज 1/x⁻n क्या होता है, x⁻⁻n। ये फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया। अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हाउ डू आई प्रोसीड, देखना जरा, 1/RE, सॉरी ये आ गया ना, RE प्लस h रेज टू पावर -2। देखो RE अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस h/RE लिख सकता हूं इसको ऐसे। और पूरे की पावर कितनी थी, -2। इसमें तो नहीं कोई डाउट, सिंपल कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, RE रेज टू पावर -2 1 प्लस h/RE रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आता है x रेज टू पावर m, y रेज टू पावर n, सॉरी y रेज टू पावर m, ये आ जाएगा x y रेज टू पावर m। ऐसे होता है फॉर्मूला, इसी तरह से किया इसको अप्लाई। अब इसको अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं इसी चीज को, तो देखो ये क्या हो जाएगा, GME/R रेज टू पावर -RE रेज टू पावर -2 1 प्लस h/RE। यहां RE लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से, कई बुक्स में R और R प्राइम लिया हुआ है, R डैश मीन्स, जैसे सपोज करो ये था, ठीक है। इसको आप R भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि RE लिखना है, कुछ बुक्स में इसको R करके भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जस्ट एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मैं अर्थ की रेडियस की बात कर रहा हूं यहां पे, ओके। ये हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, GME/RE², साथ में आ गया 1 प्लस h/RE रेज टू पावर -2। ये किसके इक्वल लिखा था मैंने अभी, इसको किसके इक्वल लिखा था, किसके इक्वल लिखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये देखो ये किसके इक्वल है, G के इक्वल। ये आपको, आप करोगे इसको,
ठीक है, जब ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इट इज जी 1 प्लस एच ओवर आर ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा -2। अब मुझे ये वाला पार्ट समझने की कोशिश करनी कि ये क्या है। ठीक है, अब यहां पे जाके बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेरी हेल्प करेगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, कैसे करेगी अब देखना जरा। देखो ये था 1 प्लस एच ओवर आर ई रेस टू पावर क्या हो गया -2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की वैल्यू कितनी थी, हाइट मतलब 8,848 मीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी थी, कल हमने बात की थी, नहीं कल नहीं परसों बात की थी आई थिंक, आर ई जिसको मैं बोल रहा हूं एवरेज रेडियस कितनी थी 6,371 किलोमीटर। देखो ये मीटर में है तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। यूनिट कैसी होनी चाहिए, हमेशा जब भी हम फिजिक्स की बात करें यूनिट हमारी एक जैसी होनी चाहिए। सो मैं इसको कर दूंगा 6,371 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये भी किस में चला गया, मीटर में। अब मैं इस वैल्यू को समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एच अपॉन आर ई मुझे समझना है कि ये नंबर सच में छोटा है। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई नहीं कर सकते थे। एच ओवर आर ई ये कितना आ गया 8,848 मीटर डिवाइडेड बाई 6371000। कितना आ रहा है ये, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है 0.00138887 अप्रोक्सीमेटली। अब एक चीज और करते हैं और इसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। एच ओवर आर ई का स्क्वायर क्या होगा 0.00138887 इसका स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर निकालते हैं वो आएगा 0.00001 नहीं 192848। अब ये वैल्यू छोटी है कि ये छोटी है, ये बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, 1000 टाइम्स स्मॉलर है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये मतलब वो सिचुएशन है मेरे एक चीज में मान के चलूं 1 किलोमीटर, अगर मान लो मैं एक स्टेप बहुत बड़ा स्टेप में लूं अगर, तो वो 1 मीटर का मान लो, अगर मतलब मेरा एक स्टेप कितना होगा 1 मीटर, वैसे मैं ज्यादा बता रहा हूं। ठीक है, बट मान लेता हूं मैं जब चलता हूं पैदल तो मेरा एक स्टेप मान लो कि वो 1 मीटर का है। मेरा 1 मीटर का स्टेप और 1 किलोमीटर, तो एक स्टेप मेरा कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो उसी तरह की सिचुएशन है, कोई रफली कोई 1000 टाइम्स ये स्मॉलर हुआ। इतनी तो बात समझ आ रही है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास शुगर की 1 किलो शुगर है और मेरे पास 1 क्विंटल शुगर की कितनी बोरियां हैं 10। कितनी है 10, तो 10 बोरियां शुगर की क्विंटल की। ठीक है, और 1 किलो शुगर, तो 1 किलो शुगर को मैं गिनूं या ना गिनूं, काउंट करूं या ना काउंट करूं, दैट डजंट मैटर। बात समझ आ रही है? अगर मैं उसको टेक केयर कर रहा हूं इतने छोटे नंबर को, तो मेरी कैलकुलेशन जो होती है वो कॉम्प्लिकेशन होती जाएगी। ठीक है, मुझे उसको टेक केयर करने में प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इट मीन्स व्हाट शुड वी डू, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या होगा,
मतलब अब मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने की कोशिश की यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और बेटर वे में करने की कोशिश करनी। देखो इसका मतलब 1 प्लस एच ओवर आर ई रेज टू पर -2 का मतलब था 1 प्लस -2 एच ओवर आर ई, क्योंकि n की जगह कौन बैठा हुआ है, देखना जरा, 1 प्लस एक्स रेज टू पर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया, प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h ओवर आर ई। तो अब देखो h ओवर आर इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी और इसका स्क्वायर उससे भी स्मॉल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, अगर इन वैल्यूज को कंपेयर करूं, अगर मैं इसको यहां पुट कर दे, नो डाउट एक्यूरेसी बढ़ेगी मेरी, बट मुझे एक बहुत स्मॉल नंबर मिलेगा, वो सिग्निफिकेंटली बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो बेटर है मैं लाइफ को सिंपल करने के लिए क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू रिजेक्ट इट। तो इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया इस टर्म को, तो मेरे पास ये सीधा क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2h ओवर आर ई। तो मुझे ये हायर ऑर्डर लंबी चौड़ी टर्म्स कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, आई डिस्कार्टेड दीज। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस एच ओवर आर ई रेज टू पर -2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h ओवर आर ई। तो ये मुझे क्या पता चल गया, किस चीज का पता चला मुझे, किस चीज का पता चला, किस चीज का पता चला कि कितना सिंपल मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके, बट h अपॉन आर ई क्या होना चाहिए, स्मॉल। क्या होना चाहिए, h अपॉन आर मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसको यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब कहां पे, यहां पे, तो जी एच किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहां से, दैट जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये एच है रेज टू पर -2, और इसको मैंने कैसे लिखा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, यही आया था ना मेरे पास अभी। ठीक है, ये जो ई लिख रहा हूं ना मैं, आर ई, ये यहां पे बैठा हुआ है एज ए सब्सक्रिप्ट। याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं बैठा हुआ, इट इज सिटिंग एज ए सब्सक्रिप्ट। आप इसको सिंपल आर भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास जी एच की वैल्यू आ गई। तो व्हाट इज जी एच, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है इसकी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो किसने हेल्प की मेरी यहां पे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, वैसे ये एक्चुअल क्या था, अब मैं एक्चुअल पे लगा आने। ठीक है, देखो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस, ये 1 प्लस क्या था, ये h अपॉन आर ई रेज टू पर -2, ये था मेरे पास एक्चुअल फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा था, ये था एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये अब ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बता रही थी, अब मैं एक पॉइंट पे फिर से आ रहा हूं। ठीक है, ये नंबर क्या आएगा, मैं अब इसको इंटरप्रेट लगा करने, ये मैथमेटिक्स किया मैंने यहां पे, अब मैंने उस मैथमेटिक्स को समझना है। ठीक है, मैंने उस इक्वेशन से बातचीत करनी है कि वो इक्वेशन मेरे साथ क्या बात कर रही है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन से बात करना सिखा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में।
मतलब मैथ्स खत्म होने के बाद जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट आता है, that result will talk to me something, and what that result will talk to me, let me try to explain that. So gh आ गया मेरे पास, g 1 minus some number less than 1, ठीक है, less than 1. तो less than 1 कितना हो सकता है, वो 0.1 भी हो सकता है, ठीक है, या 1 minus 0.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अब g की वैल्यू कितनी थी, 9.83, जी की वैल्यू ये थी. अब मान रहा हूं मैं अब कि मान लो ये नंबर मेरे पास 0.1 आया, ये 0.01 आया, सपोज करो, मान सकता हूं ऐसे में. मान लो ये नंबर मेरे पास कितना आया, 0.01. तो अगर ये नंबर मेरे पास 0.01 आ रहा है, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, 0.01. अगर ये 0.01 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पूरा फैक्टर, इस पूरे फैक्टर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फैक्टर. सो इफ इट इज सो, तो ये क्या आ जाएगा, GH इज इक्वल टू 9.83 इंटू 1 माइनस 0.01. ये क्या हो जाएगा, 9.83 मल्टीप्लाइड बाई 0.99. अब एक काम करते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, व्हाट डू आई डू, इस कैलकुलेटर, सो क्या था, 9.83 मल्टीप्लाइड बाई 0.99, 9.7317, कितना आ गया, ये कितना आ गया, 9.7317. पहले वैल्यू कितनी थी, ठीक है. तो इट मींस ये वैल्यू क्या कर रही है, दिस वैल्यू कीप ऑन डिक्रीजिंग. ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई. पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है. सो इसका मतलब हाइट के साथ क्या होगा, या एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, हाइट या एल्टीट्यूड के साथ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है. ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. इतना पॉइंट समझ आ गया. किसने हेल्प की, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ने मेरी लाइफ सिंपल की. बट जरूरी नहीं कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हर केस में अप्लाई की जाए. ये कब होगी, जब h/r इज वेरी स्मॉल, तभी पॉसिबल है जब यहां पे h/r इज वेरी मच लेस देन 1, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. समझ आ गया. अब एक काम करते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट माउंट एवरेस्ट, अगर वो मुझे कैलकुलेट करनी हो. अब मैं इसी की एप्लीकेशन लगा करने, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज की, तो एवरेस्ट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, या एवरेस्ट की जो हाइट थी सी लेवल से बड़ी ज्यादा है हमारे लिए, बट अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ के साथ कंपेयर करूं तो दैट्स ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो अब मैं उसको अगर निकालना चाहूं, तो अब मैं इसी न्यूमेरिकल को आगे लगा एक्सटेंड करने. GH इज इक्वल टू क्या था, G इंटू 1 माइनस H/2H/RE. यही आ रहा है मेरे पास रिजल्ट. सो अब मैं क्या लगा निकालने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. अब मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. आई हैव फेथ इन माई इक्वेशन विच आई गॉट यूजिंग न्यूटन्स लॉ. तो मैं यहीं बैठ के बिना माउंट एवरेस्ट पे जाए मैं उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है. तो कितना आ जाएगा ये, GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2 इंटू H की वैल्यू कितनी थी,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 8848। एच क्या था? आर ई कितना था? रेडियस ऑफ अर्थ कितना था? हाउ मच इज द रेडियस ऑफ अर्थ? 6371 किलोमीटर। मीटर में बदल दो, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है ये, बट उसके आसपास होगी। ठीक है, उसके आसपास होगी। करके देखते हैं। लेट मी डू दिस कैलकुलेशन। करो जरा इस कैलकुलेशन को। जस्ट मिनट वेट। या सो 2 इंटू 8848, ये कितना हो जाएगा? g इंटू 1 माइनस 17696 डिवाइडेड बाई 6371000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको तरीका क्या है करने का? एलसीएम लिया, एलसीएम ये आ जाएगा 6371000, बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। ये आ गया। ठीक है, नाउ टेक ए डिफरेंस। व्हेन वी टेक ए डिफरेंस, व्हाट वाज दैट? इट इज 6371000। ठीक है, just a minute. एक मिनट, let me do one thing. 6371000 minus 17696, ये मेरे पास कितनी आ जाती है? दिस वैल्यू इज 6353304। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6371000। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई व्हाट? 6371000। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? It's a little bit wrong. Just a minute. Let me do one thing. या इसी को डेसिमल में बदल लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। सो जस्ट मिनट, इट इज़ 17696 डिवाइडेड बाई 6371000। या ये आ गया मेरे पास। ठीक है, यही आया ना? तो ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह से करने की वजह, क्योंकि कैलकुलेशन फिर लेंथी हो जाएगी, इसको मैंने डेसिमल में बदल दिया। सो हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 0.00277। ये आ गया। इसको मैं कर सकता हूँ g इंटू 1 माइनस 0.003 कर लिया, अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, सो व्हेन आई डिड दिस, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.003। सो ये कितना हो गया?
0.997 और किससे मल्टीप्लाई कर दिए 9.83 से, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 9.83, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 9.80051। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट पे है। इज दिस क्लियर? सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, काफी है कि कुछ और कर लें, थोड़ा सा थकान तो नहीं? ओके, अब एक काम और करते हैं। मेरे माइंड में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? ठीक है, कि एक काम करते हैं, बायोमोलर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, या ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया, ठीक है, कि जी एच इज इक्वल टू कितना, जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई जो है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मुझे वो हाइट फाइंड आउट करनी है जिसपे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जिसपे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इस फॉर्मूला ये था 2h अपॉन आर ई, यही था ना। अब मुझे एक बड़ी इनसाइट डेवलप होगी कि क्या मैं सच में ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकता हूं इस सिचुएशन में कि नहीं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, जी एच क्या कर दिया 0, तो इसका मतलब जी एच क्या था मेरे पास, बट जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये हो गया 0। तो देखो जी तो 0 नहीं हो सकता। देखो दो, ये क्या था, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है। ये कब होता है, a इंटू बी 0 कब होता है, या तो a 0 हो जाए b नॉन 0 हो तब भी पॉसिबल है, या b 0 हो a नॉन 0 हो, या एक और पॉसिबिलिटी है a भी 0 हो जाए b भी 0 हो जाए। इन तीनों सिचुएशंस में इनका प्रोडक्ट 0 होगा और कोई कंडीशन नहीं है। तो ये भी दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक फैक्टर ये बैठा है दूसरा ये बैठा हो, ये 0 है, बट जी तो 0 नहीं हो सकता। तो किसको 0 होना पड़ेगा, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई को, इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 है नहीं। तो ये इसको तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, मैंने फिर इसको कंसीडर किया 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर ई, यहां से क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2h। मुझे क्या निकालना था, h, तो h क्या हो गया आर ई बाई 2। यहां से क्या निकल के आया, सॉरी लेट मी गो बैक, या यहां से क्या चीज निकल के आ रही थी, यहां से बड़ी मजेदार चीज निकल के आ रही है, और भी मेंशन भी है बुक्स में। इट इज मेंशन, कई जगह आपको मिल जाएगा कि वो हाइट, ढंग से समझना इस पॉइंट को, कि वो हाइट जिस पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो क्या आ रही थी, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ। ठीक है, यही आई ना, ये वो वैल्यू आई जिसपे ग्रेविटी हाफ है। इसका मतलब ग्रेविटी, ये अर्थ की रेडियस कितनी 6371 किलोमीटर, तो इसको रफली हम कितना लेते हैं 6400 किलोमीटर। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली h इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर पे जाके